हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 11th के एग्जाम फाइनल वाले एग्जाम आने वाले हैं, जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपका 4 या 6 मार्क्स का आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो ये दिखाता है कि एक कंपनी की एसेट्स उसकी लायबिलिटी और इक्विटी के सम के बराबर होती है। हाँ जी, अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू एक ये चीज दिखाई जाती है कि जो कंपनी की एसेट्स होती है वो उसकी लायबिलिटी और इक्विटी, इक्विटी मानी कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर होती है। Meaning of an accounting equation. Accounting equation is a mathematical expression based on dual aspect concept of accounting. यानी कि accounting equation एक mathematical expression है जो किस पे बेस होता है? dual aspect concept of accounting. Its mean every transaction has dual aspect. इस चीज का मतलब होता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, जो कि क्या क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। इट होल्ड, इसका मतलब है डेट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। यानी कि कोई भी चीज अगर डेबिट होगी 100 रुपए से, तो क्रेडिट भी उसको इक्वल अमाउंट यानी कि 100 रुपए से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और इसका उल्टा, यानी कि जो अमाउंट क्रेडिट होगा 100 रुपए से, तो हम किसी ना किसी अमाउंट को 100 रुपए से क्रेडिट करना, डेबिट करना पड़ेगा। इट्स मीन टोटल क्लेम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल एसेट। इसका मतलब होता है कि जो टोटल क्लेम होता है हमेशा ही वो टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म के बराबर आता है। यानी कि जो कंपनी के ऊपर उधार होता है या लायबिलिटी होती है वो हमेशा कंपनी के एसेट्स के बराबर होती है। द क्लेम ऑल्सो नोन एज इक्विटी। क्लेम को हम इक्विटी के नाम से भी जान सकते हैं। ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। और दूसरा होता है आउटसाइडर इक्विटी, यानी कि जो लाइबिलिटीज जो कंपनी को पे करनी हो, यानी कि क्रेडिटर्स हो गया, लोन्स हो गया, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, लोन्स फ्रॉम अदर हो गया, ये सारी आउटसाइड लाइबिलिटी हो जाती है। यहां से एक चीज लाइबिलिटी निकल के आ रहा है, तो लाइबिलिटी यहाँ पे दो तरह के, एक इनसाइड इनसाइडर लायबिलिटी होते हैं, एक आउटसाइडर लायबिलिटी हो। इनसाइडर लायबिलिटी मतलब कैपिटल, जो अंदर के बिजनेस के अंदर के जो मालिक है उनका पैसा है। यानी कि तो सबको पता होगा कि जो कंपनी होती है और जो उसका मालिक होता है दोनों आपस में अलग होते हैं। ये कंपनी आर्टिफिशियल मैन बन जाती है, यानी कि जो कैपिटल कोई इन्वेस्टमेंट करता है मालिक उस पर, तो वो जो कैपिटल बिजनेस में लगती है वो बिजनेस के ऊपर एक तरीके का लोन हो जाता है, यानी कि लायबिलिटी हो जाती है। और जो आउटसाइडर लायबिलिटी, जो बिजनेस के बाहर से जो हमने पैसा लिया है उसको आउटसाइडर लायबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद जो मेन अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है वो ये है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या फॉर्मूला? एसेट्स बराबर कैपिटल, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। या इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर कैपिटल निकालना होगा तो हम यहाँ से लायबिलिटी को यहाँ पे लेके चले जाएंगे, अगर लायबिलिटी निकालनी होगी तो एसेट्स माइनस कैपिटल। जो ये रिलेशन है लिखा हुआ है, द अबाउ रिलेशन इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो ये रिलेशन है इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाता है। और बैलेंस शीट इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। क्या बोलता है इसको? बैलेंस शीट इक्वेशन। अगर आपको पता हो तो बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटी होता है, एक साइड एसेट्स होता है। यानी कि लायबिलिटी साइड में क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, और यहाँ पे एसेट्स, यानी कि वो भी यही दिखाता है कि एसेट्स हमेशा एक कंपनी की जो एसेट्स होती है वो किसके बराबर होती है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है? ए ट्रांजेक्शन में इफेक्ट आइदर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती है जो दोनों साइड के, यानी कि एसेट साइड को भी और लाइबिलिटी साइड को भी इफेक्ट करे सेम अमाउंट से, बाय बोथ इंक्रीजिंग और, या दोनों बढ़ेंगे या फिर दोनों कम होंगे, डिक्रीज हो गए। ट्रांजेक्शन फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इनटू। ट्रांजेक्शन जो होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो खाली दो आइटम को इफेक्ट करती है, दोनों, एक एसेट साइड की भी हो सकता है, दोनों लाइबिलिटी साइड के भी हो सकता है, या फिर एक एसेट साइड का हो सकता है, एक लाइबिलिटी साइड का हो सकता है। कोई बढ़ भी सकता है, कोई कम भी हो सकता है। और कुछ दूसरी ट्रांजेक्शन होती है जो अफेक्ट करते हैं मोर देन टू आइटम, जो कितने का इफेक्ट करते हैं? मोर देन टू आइटम को इफेक्ट करती है। चलिए इसका एक क्वेश्चन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता है अकाउंटिंग इक्वेशन का और देखते हैं कि ट्रांजेक्शन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेट है डेट ट्रांजेक्शन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल। इनकी फॉर्मेट क्या हो गया? डेट ट्रांजेक्शन एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है कैपिटल ब्रॉट इनटू द बिजनेस, यानी कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया एक 20,000 रुपए लगा के। तो ये किस साइड है, यहाँ पे कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एसेट्स में इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि एसेट्स में एक कैश का नया कॉलम बन जाएगा, वहां पे 20,000 ऐड हो जाएंगे। और अगर कैपिटल लगाई है तो सीधी सी बात है कैपिटल इंक्रीज जरूर होगी, यानी कि कहाँ इफेक्ट इसका पड़ा, एसेट्स और कैपिटल में इसका इफेक्ट पड़ा। हर ट्रांजेक्शन का दो जी का इफेक्ट जरूर पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या कम से कम दो तो इफेक्ट हर ट्रांजेक्शन के पड़ने वाले हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डैड एंड कंपनी 2000, यानी कि हमने उधार माल खरीदा। क्रेडिट का मतलब तो होता है कि यहाँ पे उधार हमने कोई गुड्स खरीदा, कितने का, 2000 रुपए का। सबसे पहले तो हमारा, अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किया है तो हमारी एसेट्स बढ़ेंगी, यानी कि हमारी स्टॉक बढ़ जाएगा 2000 रुपए से, और हमारी लाइबिलिटी भी 2000 रुपए से बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उधार सामान परचेज किया है 2000 रुपए का। इसके बाद इसका हम रिवाइज इक्वेशन बना लेते हैं, या न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 20,000 2000 22,000 हो जाता है, यहाँ पे 2000 और ये 20,000, यानी कि 22,000 किसके इक्वल आ रहा है, 22,000 की, यानी कि एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ रही है, यानी कि क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है अभी तक। इसके बाद एक ट्रांजेक्शन और है, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर 8,000, कितने, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर कैश 8,000, यानी कि 8,000 रुपए की हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। तो सबसे पहले क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, कि हमारे यहाँ पे एसेट्स में एक प्लांट एंड मशीनरी का नया कॉलम ऐड होगा। जितनी भी एसेट्स आती जाएंगी तो एसेट साइड में उसका कॉलम ऐड करते चलेंगे। उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 8,000 रुपए, और हम कैश में खरीदा है तो हम कितने, कैश में से कितना कम कर देंगे, 8,000 रुपए, यानी कि एसेट्स में ही प्लस हुआ है और एसेट्स में ही माइनस हुआ है। तो फिर से इसकी रिवाइज इक्वेशन या न्यू इक्वेशन हम बना लेते हैं। ये 22,000 कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 8,000 रुपए की एसेट्स घटी थी हमारी और 8,000 रुपए की एसेट्स बढ़ी थी। और लायबिलिटी और कैपिटल सेम टू है, जैसी पहले थी वो ऐसे ही, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन आ गई, परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000, यानी कि हमने सामान खरीदा है 4,000 रुपए का। तो इसका भी एसेट्स ही बढ़ेगी हमारी और एसेट्स ही कम हुई। एसेट साइड स्टॉक का, यानी कि स्टॉक का एक नया कॉलम बना लेंगे, वहां पे 4,000 ऐड हो जाएगा, और ये 4,000 माइनस कर देंगे किस में से, कैश में से। तो फिर इसकी रिवाइज इक्वेशन या न्यू इक्वेशन बन जाएगी, 22,000 दोबारा से वही वापिस आ जाएगी, क्योंकि एसेट्स हमारी वही रहेगी, और कैपिटल लायबिलिटी सेम टू सेम जैसी ऊपर थी वही ऐसे, क्योंकि इस पर कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं पड़ा है। एक नई अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गई है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने अब की बार सामान बेचा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 4,000, प्रॉफिट 2,000, 6,000 के बेचा, यानी कि 4,000 का सामान था और हमने उस पर 2,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ के टोटल ये सामान कितने का बेचा, 6,000 रुपए का। तो कैश में बेचा है तो हमारे पास कैश कितना आया होगा, 6,000 रुपए। तो सबसे पहले एसेट साइड जो हमने कैश का कॉलम बना रखा होगा वहां पे 6,000 रुपए क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। और हमारा इन्वेंट्री कितना कम होगा, 4,000 रुपए, यानी कि स्टॉक में से कितना घटा देंगे हम, 4,000 रुपए। इसलिए इसने यहाँ पे 6,000 प्लस किया है कैश के नाम के, और 4,000 माइनस किया है स्टॉक के नाम के। और जो हमें प्रॉफिट हो रहा है 2,000, प्रॉफिट कहाँ पे जुड़ता है, ये हमारी कैपिटल में प्लस हो जाता है। प्रॉफिट कहाँ पे होता है, कैपिटल में हमारी में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो एसेट्स है वो कितनी होगी, 24,000 हो गई, लायबिलिटी सेम है, और कैपिटल हमारी 22,000 हो गई। फिर नेक्स्ट है पेड टू दास एंड कंपनी इन कैश 1,000, यानी कि हमने दास एंड कंपनी को 1,000 रुपए पेमेंट कर दी। दास एंड कंपनी क्या है, ये क्वेश्चन में ऊपर देखना है। दास एंड कंपनी से हमने उधार माल खरीदा 2,000 रुपए का। अब पेड टू दास एंड कंपनी इन कैश 1,000, यानी कि दास एंड कंपनी को हमने 1,000 रुपए पे कर दिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारी, पेड टू दास एंड कंपनी इन कैश 1,000, यानी कि दास एंड कंपनी को हमने 1,000 रुपए पे किए हुए कैश में। हम दास एंड कंपनी से 2,000 रुपए का माल उधार खरीदा था, तो लायबिलिटी साइड में, यानी कि दास एंड कंपनी हमारा एक लायबिलिटी थी, अब हमने 1,000 रुपए इसको पे कर दिया, तो हमारी लायबिलिटी 1,000 रुपए कम हो जाएंगे। और किस में पे किया है, कैश में, यानी कि तो हमारा कैश भी हमारा कम हो जाएगी, यानी कि एसेट्स भी हमारी कम हो जाएगी। इसके बाद रिवाइज इक्वेशन या न्यू इक्वेशन बना लेंगे। 24 में से 1 जाएगा, 23 बचेंगे, यहाँ पे 1,000 की लायबिलिटी रहेगी और 22,000 की हमारी कैपिटल रह गई। इसके बाद रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई 300 बीइंग अ डेटर, ये हमारा एक डेटर है कोई वाई, उससे हमें 300 रुपए मिले हैं। तो यानी कि कहने का मतलब हमारा 300 रुपए हमारा कैश ऐड हो गया होगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम कैश में एंट्री कर देते हैं, और 300 रुपए हमारे डेटर में से कम हो जाएंगे। डेटर हमारी एसेट्स होती है, अगर कोई डेटर पेमेंट कर देता है तो वो डेटर वहां से हट जाता है।
नेक्स्ट है पेड सैलरी 6000। एक मैं सैलरी वाली जो इक्वेशन आई है, ये पेड 6000 सैलरी। इसके लिए मैं तुम्हें बात बता दूं कि कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करेंगे, पहली बात तो हमें ये पता करना है कैश में पे कर रहे हैं बैंक में। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसे कैश में पे कर रहे हैं, तो इसके लिए सेम एक ही फॉर्मूला अपनाना है सभी एक्सपेंस के लिए। सेम कैश में से माइनस कर देंगे और यहाँ पे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। किस में से? कैश में से माइनस कर देंगे। जो पेमेंट करेंगे कैश से करेंगे तो कैश से माइनस, बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक से ये माइनस करेंगे, और कैपिटल में से जरूर माइनस होगा कोई भी एक्सपेंस होगा। तो 6000 सैलरी पे किया था तो कैश से माइनस कर दिया इसने, यानी कि एसेट साइड होता है कैश, और 6000 कैपिटल में से माइनस कर दिया। इसके बाद न्यू क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद रिसीव इंटरेस्ट 5000, यानी कि इंटरेस्ट हमें मिला 5000 रुपए। तो सीधी, अगर मैंने भी ऊपर बताया था आपको एक्सपेंस का, कोई भी एक्सपेंस आएगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और जैसे कैश में अगर हमने पेमेंट किया तो कैश से माइनस। अब मिल रहा है इंटरेस्ट, क्या हो रहा है? रिसीव इंटरेस्ट है, यानी कि हमें पैसा मिल रहा है। तो सीधी इसका उल्टा कर देंगे एक्सपेंस का। जो भी पैसा आएगा उसको, जैसे आया कैश में आया, बैंक में आया, कैश में आया तो कैश में प्लस कर लिया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, वो कैश में प्लस कर लिया हमने। और कोई भी अगर हमें कुछ चीज मिलेगी तो कैपिटल में जरूर, प्रॉफिट कुछ भी तरह का होगा तो कैपिटल में प्लस जरूर होता है। तो इसलिए हमने ये कैश में प्लस कर लिया और यहाँ पे कैपिटल में प्लस कर लिया है। फिर न्यू इक्वेशन या रिवाइज इक्वेशन बना लेंगे। ये 22,000 हो गया, यहाँ पर लाइबिलिटी 1000 है हमारी और कैपिटल 21,000 हो गया। इसके बाद पेड वेजेस, अभी मैंने बताया कोई भी एक्सपेंस आएगा आंख बंद करके आपको सीधा कैश माइनस और कैपिटल माइनस कर देना है। कैश माइनस किया हमने, कैपिटल माइनस कर दिया। अब इसके बाद हमारे न्यू इक्वेशन या रिवाइज इक्वेशन बन चुके हैं। 19,000 यहाँ पे ये एसेट्स आ चुकी है और लाइबिलिटी हमारी 1000 है, कैपिटल हमारी 18,000। यानी कि दोनों को अगर हम 18 और 1 को जोड़ेंगे तो 19, यानी कि हमारी जो एसेट्स है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर आ रही है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन लेके आया हूँ जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकती है। तो इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन होता है जो उसका क्या इफेक्ट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पर, वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है ये मैं आपको बता देता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारे ऊपर ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है। आर दोस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट हैव नॉट बीन पेड, यानी कि हमारे ऊपर ड्यू हो चुका है लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इसको क्या इफेक्ट होगा वो हम देख ले। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि एक हमारा एक्सपेंस है। ये क्या है? हमारा एक्सपेंस। मैंने आपको अभी थोड़े पीछे क्वेश्चन में समझाया था कि कोई भी एक्सपेंस होगा कैपिटल में से माइनस जरूर होगा। विल रिड्यूस प्रॉफिट फॉर द करंट आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा, क्योंकि एक्सपेंस उसी साल का है तो इसलिए उसी साल के प्रॉफिट जो होगा उसमें से कम हो जाएगा। मेक अ न्यू कॉलम ऑफ द लाइबिलिटी साइड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे ऊपर एक तरीके की लाइबिलिटी हो जाती है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में एक नया कॉलम बना लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, वहां पे इसको ऐड कर देंगे और इसे माइनस किस में से करेंगे? कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या नाम है इसका? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनकी हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया, यानी कि कोई जो भी पेमेंट हमने अगर किसी एक्सपेंस की एडवांस में पेमेंट कर दी तो वो कौन सा एक्सपेंस होता है? हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हो जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, किसमें कौन से एक्सपेंस होते हैं? जो हमने एडवांस में पे कर दिए। दे आर नॉट येट ड्यू पेड ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसको क्या इफेक्ट होता है वो देख ले। डिडक्टेड फ्रॉम कैश, क्योंकि अगर हमने किसी को एडवांस पेमेंट की तो हमारा कैश तो कम होगा ही, क्योंकि इससे हमारा कैश जा रहा है। और एक एसेट साइड में एक नया कॉलम बन जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि जब तक उसका टाइम पीरियड नहीं आएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स बन के चलेगा। वो एक्सपेंस हमारे लिए क्या चलेगा? एक्सपेंस, इस एसेट्स बन के चलेगा। इसलिए एसेट साइड हम क्या कर लेंगे? एक नया कॉलम बना लेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से और वहां पे उसको ऐड कर देंगे, यानी कि इसका क्या हुआ? कैश में से कम हो गया और एसेट साइड में एक नया कॉलम बना प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। थर्ड पे आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो कि हमने कमा ली है लेकिन हमें अभी तक उस अकाउंटिंग पीरियड में मिली नहीं है। एक्रूड इनकम इज द इनकम विच हैव बीन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बल्कि जो हमने कमा लिया लेकिन हमें अभी तक मिली नहीं है। ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो उस अकाउंटिंग पीरियड की बात है कि उस अकाउंटिंग पीरियड में हमने ये वाले इनकम कमा ली थी लेकिन हमें अभी तक मिली नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम।
इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ऐड इन कैपिटल, इसको क्या कैपिटल में ऐड कर देते, क्योंकि इनकम है। पहली बात तो इनकम कोई भी एक्सपेंस होता है तो हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं, तो इसलिए इनकम कोई भी इनकम होगी तो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। और एक नया कॉलम बन जाएगा एसेट साइड एक्रूड के नाम से, क्योंकि जब तक नहीं मिले, क्योंकि हमारे वो एसेट्स बन जाती है। अगर हमें किसी से पैसा लेना बाकी है तो जब तक वो पैसा नहीं मिलेगा तो हमारी वो क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। तो इसलिए एसेट साइड में क्या होता है, एक नया कॉलम बन जाए एक्रूड इनकम नाम से, और वहां पे उसको प्लस कर दिया जाता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैपिटल में ऐड कर लिया जाता है और एक एसेट साइड नया कॉलम बना दिया जाता है एक्रूड इनकम के नाम से। फोर्थ है अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। कुछ ऐसी इनकम होती है जो हमने अभी तक किसी का काम किया ना हो, या हमने किसी को जो हमें एडवांस मिल जाती है। जो क्या होता है, जो हमें एडवांस में मिल जाती है। इज दैट इनकम विच हैज बीन रिसीव बट नॉट अर्न ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो उस साल हमने कमाई तो नहीं लेकिन हमें मिल गई, उसको क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न इनकम। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं अकाउंटिंग में, सीधी सी बात है, पैसा आया, अगर किसी ने हमें पेमेंट किया, हमें इनकम रिसीव इन एडवांस हुई, सबसे पहले तो हमारे पास पैसा आया, इनफ्लो हुआ कैश का, तो कैश में ऐड क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि पैसा आया तो कैश में ऐड कर ले। और एक नया कॉलम बन जाएगा कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड। क्योंकि लायबिलिटी साइड क्यों हुआ, क्योंकि जब तक हम उस किसी का काम नहीं करेंगे जिसके लिए हमें इनकम मिली है, तो जब तक हमारे ऊपर ये लायबिलिटी रहेगी, इसलिए लायबिलिटी साइड एक नया कॉलम बना लेंगे, अनअर्न इनकम एज द अमाउंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। अर्न इनकम का या अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस का एक नया कॉलम बना देंगे, वहां पर उस अमाउंट को दिखा देंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहले टोटल एसेट्स का फॉर्मूला। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो कि कंपनी ने कि एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, यानी कि जितनी उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी एक साल के अंदर, वो उसका प्रॉफिट होता है। सीधी सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए लगाया और साल के एंड में मेरे 8 लाख रुपए हो गए, तो 3 लाख रुपए मेरे क्या होंगे, प्रॉफिट होगा। टोटल लायबिलिटी यानी कि कंपनी की टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कंपनी की क्या होती है, ऑनर्स कैपिटल एट द एंड। ये कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, ऑनर की कैपिटल और क्रेडिटर्स, यानी कि बाकी की जो लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर ही होता है ज्यादातर तो, और ऑनर की कैपिटल और क्रेडिटर जोड़ के क्या आ जाता है, टोटल लायबिलिटी आ जाता है। अब क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल पूछ सकता है, ओपनिंग कैपिटल पूछ सकता है। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल का यहाँ पे फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल इंटरव्यू, जो पैसा उसने बीच में कैपिटल के तौर पर बिजनेस में लगाया है, और माइनस ड्राइंग। ड्राइंग वो चीज होती है जो एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जो चीजें निकालता है, वो सारी चीजें ड्राइंग में आती है। कैश भी निकाल सकता है, वो कोई परचेज भी निकाल सकता है, यानी कि गुड्स निकाल सकता है, कैश निकाल सकता है, बैंक से भी पैसा निकाल सकता है, वो सारी चीजें किसमें ड्राइंग के अंदर आ जाती है। तो क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला बना हमारा, ओपनिंग कैपिटल, यानी कि जो साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी उस साल का प्रॉफिट होगा, या अगर प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर लेंगे, लॉस होगा तो माइनस कर लेंगे, प्लस एडिशनल कैपिटल जो उसने बीच में पैसा लगाया वो चीजें, और माइनस उसने जो पैसा निकाला बिजनेस से, ड्राइंग थे वो वहां पे से माइनस कर देंगे। यहां से हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। इसके नीचे ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।